हेलो दोस्तों, करंट अफेयर्स 7 टॉप 10 क्वेश्चन डीएसएसबी स्पेशल। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? 10 जनवरी, 12 अप्रैल, 25 जुलाई, 15 मई। तो आइए इसका उत्तर जानते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा 15 मई, यानी 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया जाता है। आइए इसके बारे में थोड़ा सा और जानकारी हासिल कर लेते हैं 2-4 लाइनों में। देखिए, जब हम कुछ पढ़ते हैं तो वो हमारे दिमाग में थोड़ा ज़्यादा दिनों तक बनी रहती है, इसलिए तो ये आ गई है हमारे सामने। देखिए, संयुक्त परिवार के महत्व और जीवन में परिवार की ज़रूरत के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए हर साल 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया जाता है। बिल्कुल लेटेस्ट करंट अफेयर है ये। परिवार के महत्व को बनाए रखने के लिए साल 1993 में संयुक्त राष्ट्र जनरल असेंबली ने हर साल परिवार दिवस मनाए जाने की घोषणा की थी। देखिए, 15 मई पर मैंने उसको जो है रेक्टेंगल टाइप में बना दिया है जिससे कि आपको याद रहे। और ये कब से शुरू किया गया है? 1993 से हर साल इसे मनाया जाता है और 1993 में ये घोषणा की गई थी। परिवारों से संबंधित मुद्दों के बारे में जागरूकता फैलाने, वैश्विक समुदाय परिवारों को जोड़ने, परिवारों को प्रभावित करने वाले आर्थिक, जनसांख्यिकी और सामाजिक प्रक्रियाओं के बारे में जानकारी देने के लिए इस खास दिन को या खास दिवस को मनाया जाता है। ठीक है, तो आइए चलते हैं अपने प्रश्न नंबर 2 पर। भारत सरकार ने सड़क निर्माण परियोजना के लिए नेपाल को कितने नेपाली रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की है? 800 करोड़ रुपए, 1800 करोड़, 1000 करोड़ या फिर 500 करोड़? तो आइए इसका उत्तर जानते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा 800 करोड़ रुपए। ठीक है, यानी भारत सरकार ने सड़क निर्माण के लिए जो नेपाल को रुपए दिए हैं वो हो जाएंगे, कितने रुपए दिए हैं? 800 करोड़ रुपए दिए हैं। काठमांडू में भारतीय दूतावास ने 31 मार्च 2021 को यह सूचित किया है कि भारत सरकार ने नेपाल में तराई क्षेत्र में सड़क के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए 800 करोड़ नेपाली रुपए की सहायता प्रदान की है। यह अनुदान एक समझौता ज्ञापन के तहत प्रदान किया गया है। यह समझौता ज्ञापन मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के तहत नेपाली सरकार ने नेपाली रुपया 800 करोड़ की भारत सरकार की फंडिंग के तहत बनाई जाने वाली 10 प्राथमिकता वाली सड़कों की पहचान कर ली है। नेपाल ने इस सड़क परियोजना को भारत सरकार के वित्त पोषण और नेपाल सरकार द्वारा कार्यान्वयन के माध्यम से निष्पादित किया जाता है। इस सड़क परियोजना के तहत 111 किलोमीटर से अधिक लंबा जल निकासी नेटवर्क और 652 पुल भी बनाए गए हैं। तो ये भी पूछा जा सकता है आपसे कि कितने किलोमीटर लंबा सड़क बनाया गया है। तो अब आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिटेन में होने वाले किस शिखर सम्मेलन में हिस्सा नहीं लेंगे? तो दोस्तों देखिए, सारे प्रश्न बिल्कुल अभी हाल ही में घटित घटनाओं से जुड़े हुए हैं। G20, G7, क्वाड शिखर सम्मेलन, पृथ्वी सम्मेलन। तो आइए इसका उत्तर जानते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा G7, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 जो शिखर सम्मेलन होने वाला है उसमें हिस्सा नहीं लेंगे। अब इसकी वजह क्या है, इसका कारण क्या है? अब जहाँ तक हमें लग रहा है कि आजकल जो कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, भारत इसमें काफ़ी आगे है। जहाँ कोरोना के रोज़ नए नए केस आ रहे थे, उनकी संख्या ग्राफ बढ़ता जा रहा था, उसी के तहत ये फैसला मोदी साहब ने लिया है। तो आइए देखते हैं क्या है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिटेन में होने वाले, देखिए अब ये भी आपसे पूछा जा सकता था कि 2021 में G7 का शिखर सम्मेलन कहाँ होना था। तो ब्रिटेन में होने वाले G7 सम्मेलन में हिस्सा नहीं लेंगे।
उन्होंने कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के कारण ब्रिटेन का अपना ये जो दौरा था उसे रद्द कर दिया है। यह जानकारी 11 मई 2021 को विदेश मंत्रालय ने दी है। प्रधानमंत्री मोदी जी G7 सम्मेलन में शामिल होने के लिए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन, तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का नाम बोरिस जॉनसन, उन्होंने इन्हें आमंत्रण भेजा था। इस G7 समूह में कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन और अमेरिका शामिल हैं। तो ये वो 7 देश हैं, इसीलिए इनको G7 कहा जाता है। जल शक्ति मंत्रालय के अनुसार हाल ही में किस राज्य ने जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 100% यानी 100% पाइप कनेक्शन का लक्ष्य हासिल कर लिया है? पुदुचेरी, झारखंड, महाराष्ट्र, राजस्थान। तो आइए जानते हैं इसका उत्तर। तो इस प्रश्न का उत्तर जिसने 100% पाइप कनेक्शन दे दिया है अपने नागरिकों को, अपनी जनता को, तो वो पहला राज्य बन गया है पुदुचेरी। देखिए, जल शक्ति मंत्रालय ने 10 मई 2021 को कहा कि पुदुचेरी ने जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 100% पाइप कनेक्शन का लक्ष्य हासिल कर लिया है। पुदुचेरी हर घर जल, अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि हर घर जल जो है वो किस राज्य से जुड़ा हुआ है? तो पुदुचेरी हर घर जल के लक्ष्य को प्राप्त करने वाला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, क्योंकि यहाँ हर ग्रामीण घर में नल द्वारा पानी कनेक्शन सुनिश्चित कर दिया गया है। तो आइए प्रश्न नंबर 5। हाल ही में किस देश ने 12 से 15 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के लिए फाइजर बायोटेक कंपनी की कोविड वैक्सीन को मंजूरी दे दी है? तो फाइजर बायोटेक जो है एक दवा बनाने वाली कंपनी है। भारत, नेपाल, बांग्लादेश या फिर अमेरिका, यानी 12 से 15 आयु वर्ग के बच्चों के लिए। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो होगा अमेरिका। ठीक है, अमेरिका ने अपने यहाँ पर 12 से 15 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के लिए जो फाइजर बायोटेक कंपनी है वैक्सीन बनाने के लिए उनको मंजूरी दे दी गई है। देखिए, अमेरिका ने 12 से 15 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के लिए, तो वो आयु वर्ग कौन सा है? 12 से 15 वर्ष। और कौन सा देश है? अमेरिका। फाइजर बायोटेक कंपनी को कोविड वैक्सीन को मंजूरी दे दी है, यानी बच्चों के लिए जो वैक्सीन बनेगी उसके लिए उसे मंजूरी मिल चुकी है। इस प्रकार यह बच्चों के लिए स्वीकृत पहली कोविड वैक्सीन बन गई है। तो पहली कोविड वैक्सीन बच्चों के लिए बनाने वाली कंपनी फाइजर है। किस देश ने इसे मंजूरी दी? अमेरिका ने। तो प्रश्न नंबर 6, निम्न में से किस देश ने कोविड-19 को लेकर एहतियाती कदम उठाते हुए 13 मई से भारत और अन्य दक्षिण एशियाई देशों के पर्यटकों का प्रवेश रोक दिया है? श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, मालदीव। तो इसका उत्तर तो सभी को मालूम होना चाहिए, ये बिल्कुल हाल की ही घटना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा मालदीव। यानी मालदीव ने जो दक्षिण एशियाई के पर्यटक थे उनको अपने यहाँ पर कोरोना की वजह से, कोविड-19 की वजह से, कि उसके देश के जो नागरिक हैं वो सुरक्षित रहें, इन सभी पर्यटकों को रोक दिया है। मालदीव ने कोविड-19 को लेकर एहतियाती कदम उठाते हुए 13 मई से भारत और अन्य दक्षिण एशियाई देशों के पर्यटकों का प्रवेश रोक दिया है। मालदीव सरकार ने कहा है कि यह नियम पिछले 14 दिन में दक्षिण एशियाई देशों की यात्रा करने वाले लोगों पर भी लागू होगा। हालांकि वैध वर्क परमिट वाले हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को इसमें छूट दी गई है। तो आइए प्रश्न नंबर 7 पर आ जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ऑक्सीजन आपूर्ति में सुधार लाने के लिए गठित राष्ट्रीय कार्य बल में कितने सदस्य हैं? 10, 12, 15 या फिर 11? तो ये सारे प्रश्न बिल्कुल आज ही के हैं, हाल ही के हैं। इसका उत्तर हो जाएगा 12। बिल्कुल हाल ही से जुड़े हुए घटनाओं से प्रश्नों का चयन किया गया है। तो बिल्कुल करंट अफेयर्स यानी एकदम नए प्रश्न हैं ये।
और इसके बारे में आइए थोड़ा सा और जानकारी कर लेते हैं। ये देखिए आ चुका हमारे सामने। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में सभी राज्यों को वैज्ञानिक फार्मूले और ज़रूरत के आधार पर पर्याप्त ऑक्सीजन आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए शीर्ष मेडिकल विशेषज्ञों की 12 सदस्यीय नेशनल टास्क फोर्स गठित किया है। यह टास्क फोर्स ऑक्सीजन सप्लाई के ऑडिट के लिए उप समूह बनाएगी। तो देखिए आप समझ गए कि 12 का चयन क्यों किया गया, क्योंकि उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा हुआ है। प्रश्न नंबर 8, हाल ही में कितने राज्यों ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत खाद्यान्न वितरण शुरू किया है? ए 20 यानी 20, बी 22, सी 21, डी 13। तो ये जो PMGKAY है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, इसके तहत कितने राज्यों ने इसकी शुरुआत की है? तो इसका उत्तर आइए जान लेते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा 13, यानी 13 राज्यों ने अपने यहाँ पर इस योजना का या इस योजना के तहत खाद्यान्न का वितरण शुरू कर दिया है। थोड़ी सी जानकारी देखिए इसके बारे में क्या है। हाल ही में 13 राज्यों ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत खाद्यान्न वितरण शुरू कर दिया है या शुरू किया है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में गरीब और संवेदनशील वर्ग की सहायता करने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के हिस्से के रूप में शुरू की गई थी। तो अगर आपको इसके प्रश्नों का, इस करंट अफेयर के प्रश्नों का चयन अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके आगे बढ़ाएं। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। तो आइए प्रश्न नंबर 9 पर चलते हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री कौन हैं? बिल्कुल अभी हाल की घटना है। नेपाल में प्रधानमंत्री किसे बनाया गया है आपने पढ़ा होगा, तो इसका उत्तर तो आप देखते ही टिक कर चुके होंगे। आइए देखते हैं। KP शर्मा ओली, विद्या भंडारी, राज भाटिया, डी में से कोई नहीं। तो KP शर्मा ओली सबको मालूम है, इसका आंसर हो जाएगा KP शर्मा ओली। नेपाल में अभी राजनीतिक उथल पुथल चल रही थी, तो आपको दिखाते हैं KP शर्मा ओली को। ये देखिए, ये हैं KP शर्मा ओली, जिनकी जो सरकार चल रही थी उसे भंग कर दिया गया था। ये थोड़ा सा और इनके बारे में देखते हैं। KP शर्मा ओली एक बार फिर से नेपाल के प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिए गए हैं। नेपाल की राष्ट्रपति विद्या भंडारी ने, यानी राष्ट्रपति हैं विद्या भंडारी, नेपाल की संविधान के तहत सबसे बड़े दल के नेता के कारण ओली को प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किया है। ऐसा उन्होंने देश के संविधान में प्राप्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए किया है। हालांकि थोड़ा सा और बताएं कि इनकी सरकार को भंग भी कर दिया गया था और दूसरी जो विपक्ष में थी उनको सरकार बनाने के लिए बुलाया भी गया था, लेकिन वो लोग अपनी सरकार नहीं बना पाए। तो ओली को भी 1 महीने का समय दिया गया है, KP शर्मा ओली को। अगर ये 1 महीने में अपनी इस दावे को सिद्ध नहीं कर पाते हैं तो फिर नेपाल में जो होगा अगला चुनाव कराया जाएगा। तो प्रश्न नंबर 10, सेल्फ ड्राइविंग कारें चलाने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, भारत। यानी सेल्फ ड्राइविंग, बिना ड्राइवर के ही कारें चलाने के लिए दुनिया का पहला देश है ब्रिटेन। तो इसका उत्तर आ चुका है ब्रिटेन। ब्रिटेन सेल्फ ड्राइविंग कारें चलाने को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस है, बहुत ज़्यादा अग्रेसिव है। उसने सोचा है कि मुझसे पहले ऐसा कोई ना कर सके, यानी पहला देश वही बनना चाहता है। तो हालांकि सेल्फ ड्राइविंग कारों से बहुत ख़तरे भी हो सकते हैं। आइए इसके बारे में थोड़ी सी और जानकारी कर लेते हैं। ये देखिए, ये पिक्चर है बिना ड्राइवर के गाड़ी के अंदर का। यूनाइटेड किंगडम 28 अप्रैल 2021 को दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया है जिसकी सरकार ने यह घोषणा कर दी है कि वह अपने मोटर मार्गों पर धीमी गति से सेल्फ ड्राइविंग कारों के उपयोग को नियमित करेगा। धीमी गति वाली कारें चलाई जाएंगी। अभी एकदम से तेज़ वाली लाएंगे तो एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ सकते हैं, इसलिए इन्होंने क्या किया है, धीमी गति वाली चलाई जाएंगी।
इस किस्म के पहले वाहन वर्ष 2021 में सार्वजनिक सड़कों पर अपना प्रदर्शन कर सकते हैं। देखिए, इन्होंने डिसाइड भी कर लिया है कि इस प्रकार के जो वाहन हैं वो 2021 में ही सड़कों पर अपना प्रदर्शन दिखा पाएंगे, कर पाएंगे। आगे देख लेते हैं। ब्रिटेन सरकार की योजना ऑटोनोमस ड्राइविंग तकनीक को क्रियान्वित करने में सबसे आगे रहने की। परिवहन मंत्रालय के पूर्वानुमान के अनुसार वर्ष 2035 तक नई यूके कारों में से लगभग 40% सेल्फ ड्राइविंग क्षमताएं हो सकती हैं, जो 38,000 नई कुशल नौकरियों का निर्माण करेंगी। देखिए, दुनिया टेक्नोलॉजी कितनी तेज़ी से बदल रही है। तो अगर आपको ये अच्छा लगा हो या कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर बता सकते हैं। हमारे YouTube चैनल एडुटेरा को सब्सक्राइब करें और बने रहें इस पे। आने वाले दिनों में आपको मासिक करंट अफेयर्स के नाम से भी ढेर सारे वीडियो मिलने वाले हैं। और अगर आप DSSB की तैयारी करने वाले हैं या कर रहे हैं तो ये सारे वीडियोस DSSB स्पेशल के नाम से आएंगे, जो आपके DSSB के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे।